की शुरुआत होती है ड्राउनी जंगल से, जहाँ एक आदमी डरा हुआ भाग रहा था। उसके हाथ में गन भी थी, जहाँ तभी आकर एक वेम्पायर उसे काट लेता है, जिसके बाल नहीं थे और काफी डरावना लग रहा था क्योंकि बड़े बड़े खौफनाक दांत थे। वेम्पायर इन इंसानों का खून पीने वाले। अब इससे पहले कि वेम्पायर उसका सारा खून पी जाता, तभी यहाँ सूरज निकल आता है, जिसमें जलने से वो वेम्पायर जलकर राख बन जाता है। अब उसका तो खात्मा हो गया था, पर उसके काटने की वजह से ये आदमी भी अब एक वेम्पायर बन गया था, क्योंकि सूरज की रोशनी इससे भी जला रही थी। तब अपनी जान बचाने के लिए वो चादर ओढ़कर वहाँ से भागता है और एक शेड में आकर छुप जाता है, जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद हम एक लड़की स्टैन को देखते हैं, जिसे उसकी मॉम जगाने के लिए आई थी नाश्ता करने के लिए। वो नाश्ता कर ही रहा था कि तभी उसकी होश उड़ जाती है, क्योंकि अचानक उसकी मॉम की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनके सारे बाल उतर गए थे, साथ ही चेहरा भी काला पड़ने लगा था। 25 सेकंड्स में उसकी पूरी फैमिली मारी गई। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि स्टैन का बुरा सपना था, पर हकीकत में भी उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। उसने जैसे देखा वैसे उसके माँ बाप की मौत हुई और अब वो अपनी दादा के साथ उनके घर पर ही रहता है। पर फौजी होने की वजह से वो थोड़ा सख्त थी, इसीलिए उनका बर्ताव स्टैन के साथ अच्छा नहीं था, तो ये भी उन्हें खास पसंद नहीं करता था। अब हर रोज की तरह वो स्कूल के लिए निकल जाता है। हम देख पाते हैं कि वो शर्ट जहाँ पर आदमी छुपा है वो स्टैन के घर की बाहर ही। रास्ते में उसके स्कूल की शरारती बच्ची उसका ध्यान भटका देती है। वो साइकिल पर था, इसीलिए एक पुलिस ट्रक में जाकर लगता है, जिसमें एक ऑफिसर और एक शेरिफ थी। उस पर दोनों को काफी गुस्सा आता है। बाहर आकर ऑफिसर स्टैन को कहता है कि अब तो तुम्हें छोड़ रही है, पर आगे से कोई छूट नहीं दी जाएगी। स्कूल में तीनों शरारती लड़के स्टैन के दोस्त को भी परेशान कर रही थी। फिर तभी यहाँ स्टैन आकर उसे बचा लेता है। इन लोगों की लड़ाई होने लगी थी, क्योंकि ये सिर्फ आज का ही नहीं रोज का काम था। उनकी लड़ाई बढ़ती कि तभी यहाँ टीचर आकर उन्हें अननिरत कर देते हैं। यही हम एक लड़की रॉक्सी को देखते हैं, जो पहले स्टैन की दोस्त थी, पर उसे छोड़कर अब वो शरारती ग्रुप के साथ मिल गई है। ये अभी भी उनके साथ ही है, जबकि वो लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। स्टैन और उसका दोस्त थोड़ा एंजॉय करने के लिए बाहर आ गए थे। जिस बीच उसका दोस्त रॉक्सी को लेकर मजाक में कोई गलत बात कर देता है, जिस बात से स्टैन चिढ़ जाता है, क्योंकि वो रॉक्सी को पसंद करता था। नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम एक नंबर के पागल डरपोक इंसान हो, पैसे गाड़ी की लालच में वो तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम अभी भी उसके पीछे पागल हो। तब स्टैन कहता है कि मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजारने का सबको हक होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो घर जाकर भी रॉक्सी के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके दादाजी उसे बुला लेते हैं घास काटने के लिए। तो वो अपने डॉग को बाहर लाता है बांधने के लिए। जहाँ तभी अचानक डॉग का बर्ताव बदल जाता है, क्योंकि वो लगातार शेड की तरफ देखकर भौंके ही जा रहा था। स्टैन को गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो चेक करने शेड के अंदर जाता है, जहाँ उसे इंसानी दांत मिलते हैं जो उसी वेम्पायर आदमी के थे, क्योंकि अब वो भी पूरी तरह ही वेम्पायर बन गया था। फिर पीछे से आकर वो स्टैन पर हमला कर देता है, लेकिन खिड़की के जरिए जैसी धूप अंदर आती है वो जलने लगा था, स्टैन को छोड़ देता है। मौका देकर वो भागकर बाहर आ गया था और इस तरह से उसकी जान बच पाती है। स्टैन उसे धमकी देने लगता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं अपना डॉग तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। धमकी के बावजूद भी जब वो बाहर नहीं आता तो स्टैन अपना डॉग छोड़ ही देता है, जो भाग कर शर्ट के अंदर चला जाता है। अब वो गया तो ठीक ठाक ही था, पर वापस उसका शहर ही आता है, जो देखकर स्टैन एकदम काफी डर जाता है, क्योंकि उसे समझ लग गई थी कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, बल्कि कोई बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए वो हथियार लेने घर के अंदर जाता है, जहाँ उसके दादा उसे रोककर डॉग के बारे में पूछते हैं। तब स्टैन उन्हें सारी बात बता देता है कि वहाँ शेड में कोई राक्षस, कोई जानवर है, उसने हमारे डॉग को मार डाला है। पर उसके दादा को जरा भी यकीन नहीं होता, पर जब वो चेक करने बाहर जाती है तो अपने डॉग का कटा हुआ सर देखकर यकीन उनको हो चुका था। उन्हें गुस्सा आ गया था, इसलिए स्टैन की मना करने के बाद भी वो शेड में चले ही जाते। अगले ही पल जमीन पर आके गिरते हैं, जिनकी पीठ पर वेम्पायर ने हमला कर दिया था, क्योंकि खून निकल रहा था। स्टैन उन्हें बचाने के लिए काफी जोर लगाता है, पर वेम्पायर काफी ताकतवर था, खींचकर उन्हें अंदर ले ही जाता है। वो फिलहाल जंजीरों से पूरे शेड को बंद कर देता है, सील कर देता है, क्योंकि उसे क्या करना चाहिए ये बात समझ नहीं आ रही थी। पुलिस को वो बता नहीं सकता था, क्योंकि वो उल्टा इसी जेल में बंद कर देगी। रात को जब वो सोने की कोशिश कर रहा था तो तभी कोई उसका दरवाजा खोलने लगता है, जो नहीं खुलता क्योंकि लॉक था। फिर शेड से वेम्पायर उसे बुलाने लगता है और वो भी अपना टाइज होकर शेड की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो शेड का दरवाजा खुलता है, वेम्पायर एकदम उस पर झपट पड़ता है, लेकिन तभी चौंक कर उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि ये बस उसका बुरा सपना था। अगले दिन स्कूल में वो सब बुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके पास ही रॉक्सी गुजरती है। वो स्टैन को उदास देखकर उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों बातें करने लगते हैं और अपने पुराने वक्त को याद कर रही थी कि तभी यहाँ उन्हें परेशान करने के लिए शरारती ग्रुप का लीडर मार्बल आ जाता है। वो रॉक्सी को चिढ़ाने लगता है कि तुम एक बुज़दिल डरपोक इंसान के साथ बैठी हुई हो। अब उनकी जाने के बाद तभी यहाँ स्टैन का दोस्त आ जाता है, जिसे देखकर रॉक्सी वहाँ से जा चुकी थी। तब स्टैन अपने दोस्त पर गुस्सा करने
लगता है कि तुमने आकर सारा काम खराब कर दिया, हमारी बनती बात बिगाड़ दी और मैं उसे शर्ट के बारे में भी नहीं बता पाई। ये बात करके दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, पर बदकिस्मती से स्टैन की दोस्त को मार्बल और उसके शरारती दोस्त मिल जाते हैं, जो उसे पकड़कर काफी बुरी तरह मारने लगते हैं। उधर स्टैन वैम्पायर का सामना करने के लिए एक बैट लेकर जाता है। वो बहुत हिम्मत बहादुरी से गया होता है, पर एकदम से शेड का दरवाजा तोड़कर वैम्पायर जैसे उसे पकड़ता है। वो काफी डर गया था, लेकिन धूप निकल रही थी जो जैसे वैम्पायर के हाथों पर पड़ती है वो जलने लगता है। स्टैन को छोड़ देता है और कुछ इस तरह से उसकी जान बच पाती है। वो अभी इस सदमे से बाहर नहीं आया था कि तभी उसका दोस्त भी बेचारा यहाँ आ जाता है मार खाकर। काफी मारा हुआ था उन लोगों ने उसे काफी गुस्सा आया हुआ था, इसलिए स्टैन से पूछता है कि बताओ शेड के अंदर क्या है जिसकी तुम बात कर रही थी। तब स्टैन उसे सारी बात तो बता देता है, पर उसे फिर भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर ये सच है तो साबित करके दिखाओ। वो ये कहकर शेड की तरफ बढ़ जाता है कि मैं भी तुम्हारा वो मॉन्स्टर देखना चाहता हूँ। वो जैसे उसका भयानक चेहरा देखता है उसे यकीन हो जाता है। वो डर भी गया था, जिसके बाद दोनों दोस्त मिलकर लकड़ियाँ लगाकर दरवाजे की उस छेद को बंद कर देते हैं। स्टैन उससे कहता है कि मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि ऐसा करते हैं उन शरारती लड़कों को यहाँ लाकर बंद कर देते हैं, जिससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा, साथ ही आगे से किसी को परेशान भी नहीं करेंगे क्योंकि जिंदा ही नहीं बचेंगे। स्टैन उसे कहता है कि तुमने कितनी आराम से फोन की उन्हें मारने की बात कर दी, जबकि मेरा ऐसा कोई ख्याल था ही नहीं और हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। दरअसल स्टैन का दोस्त बदले की आग में पूरा पागल होता जा रहा था, जो कोई अच्छी चीज नहीं थी। स्टैन को भी डर लगने लगा था कि कहीं ये किसी को वैम्पायर के बारे में बता न दे, पर उसका दोस्त भरोसा दिलाता है कि बेफिक्र रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। रात को स्टैन एक फिल्म देख रहा होता है जिसमें वो ये तरीका सीखना चाह रहा था वैम्पायर को कैसे मारा जाए। उसे तब 3 तरीके पता चलते हैं। पहला, उसे धूप में जलाकर मारना, दूसरा उसके दिल को खत्म करना और तीसरा उसके सर को काटकर जिस्म से अलग करना। फिल्म देखते देखते ही वो सो जाता है। जिस बीच दीवार पर लगे पोस्टर में से एक लड़की निकलकर उसके पास आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि रॉक्सी थी। स्टैन की आँख खुल गई थी। उसे देखकर वो अभी हैरान हो ही रहा था कि तभी रॉक्सी खतरनाक वैम्पायर में बदलकर एकदम उसे काट लेती है, जिससे एक बार फिर डरकर उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि ये उसका बुरा सपना था। बाहर जाने के लिए वो जैसे जूता पहनने लगता है तो तभी उसकी नजर बेड के नीचे जाती है जहाँ वो वैम्पायर छुपा हुआ था, जो स्टैन पर झपट पड़ता है, जिससे दोबारा उसकी आँख खुल जाती है और हम समझ गए कि ये भी उसका सपना था और अब जाकर वो सच में जागा है। इससे साफ जाहिर था कि वो जागते हुए भी परेशान रहता है और सोते हुए भी। डर की वजह से वो चाकू अपने साथ लेकर ही सोया हुआ था, जिसका कट उसके अपने चेहरे पर ही लग जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसीलिए एक सुराख करने वाली मशीन लेकर वो शर्ट की छत पर छेद करने लगता है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आए और वैम्पायर को जलाकर मार दे। लेकिन उसे पूरी तरह खत्म करने से पहले वो दोबारा घर के अंदर आता है, जहाँ उसके घर के बाहर शरीफ आ जाती है उसकी दादा को ढूंढने के लिए। स्टैन शरीफ को वहाँ से भेजने के लिए झूठ बोल देता है कि मेरी दादा अभी घर पर नहीं है, जो सुनकर शरीफ को शक होने लगता है क्योंकि उनकी गाड़ी तो घर के बाहर ही खड़ी थी। वो फिर स्टैन से एक फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है आई एम सॉरी, मैं उस फैमिली को भी नहीं जानता, जिस बात से वो और भी शक में बढ़ जाती है क्योंकि वो फैमिली उसी घर के बहुत ही पास रहती थी। उस फैमिली के जानवरों को कोई मार रहा था। कातिल को ढूंढने के लिए उस फैमिली का हेड जंगल में गया था, पर अभी तक वापस नहीं आया, जिससे हम समझ पाते हैं कि शुरुआत में हमने जिस आदमी को देखा था जो जंगल में डरा हुआ भाग रहा था, वो दरअसल उस फैमिली का हेड ही था, जो वैम्पायर बनने की वजह से स्टैन की शेड में ही छुपा हुआ है। उसे स्कूल से देर हो रही थी तो किसी भी बात का वो ठीक से जवाब नहीं देता। शेरिफ उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ सकती हूँ, जिस पर मजबूरन स्टैन को मानना ही पड़ता है। लेकिन जाते जाते शेरिफ उसके दादाजी की छड़ी देख लेती है जो जमीन पर गिरी हुई थी। स्कूल आकर स्टैन रॉक्सी से मिलता है, जो उससे पूछती है कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, सब ठीक तो है। उनकी बात के दौरान ही मार्बल वहाँ आकर रॉक्सी को फिर से चिढ़ाने लगता है। उसने आज हद ही पार कर दी थी, जो चीज स्टैन से बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो मार्बल को मुक्कों से मारने लगता है। वो मार मार कर उसे नीचे गिरा देता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सबके सामने उसकी अकड़ निकल जाती है। स्टैन को उस पर इतना गुस्सा था कि वो उसे मारता ही जा रहा था। अब इससे पहले वो मार्बल को जान से खत्म करता, टीचर यहाँ आकर उसे रोक लेती है और गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे बर्ताव से पहले ही काफी परेशान हूँ, लेकिन आज तो तुमने हद ही पार कर दी। अब मैं तुम्हारी दादा के साथ मीटिंग करके सब कुछ बता दूंगा। वो फोन नहीं उठा रही तो तभी मैंने शेरिफ को भेजा है उन्हें लाने के लिए। ये सुनकर स्टैन एकदम काफी घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो शर्ट तक पहुँच गई तो बहुत बुरा होगा। तो वो बगैर सोचे समझे वहाँ से भागकर घर के लिए निकल जाता है और उसके पीछे पीछे मार्बल भी। उधर दरवाजा किसी ने नहीं खोला तो शेरिफ शेड की तरफ बढ़ी और जब उसने देखा कि उसे तो अच्छे से सील किया हुआ है तो वो समझ जाती है कि अंदर जरूर कोई ना कोई तो है। तभी इधर स्टैन भी आ जाता है, जिस पर फौरन शेरिफ गन तान देती है। हालांकि वो उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। स्टैन की लाख मना करने के बाद भी वो दरवाजा खोल देती है, जिसके अंदर से फौरन वैम्पायर बाहर आकर उसे सजा देता है, उसके गले पर काट कर। वैम्पायर फिर उसका वो हाथ भी उखेड़ कर जिसमें से अलग कर देता है जिसमें गन थी। वो खींच कर फिर शेरिफ को तो घर के अंदर ले जाता है, जबकि उसका हाथ वही बाहर ही गिर गया था। अभी स्टैन सदमे में ही था कि तभी उसकी परेशानी
और बढ़ाने के लिए यहाँ मार्बल आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ जो तुमने सबके सामने मुझे पीटा। स्टैन उसे कहता है देखो यहाँ एक और काफी बड़ी मुसीबत है, तो प्लीज अभी सही वक्त नहीं है। पर मार्बल उसकी एक नहीं सुनता और उस पर हमला करके उसे मारता ही जा रहा था। तब उसे बचाने के लिए वहाँ स्टैन का दोस्त आ जाता है जिसने शेरिफ की गन उठा ली थी। उसे देखकर मार्बल थोड़ा डर जाता है क्योंकि बेशक वो थोड़ा डरपोक है, इतना चालाक नहीं है, पर पागलपन के मामले में वो सबसे आगे है। स्टैन उसे रोकने की कोशिश करता है, इसके जवाब में वो कहता है कि अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी मारने में देर नहीं करूंगा क्योंकि इतने सालों से मुझ पर ये लोग जुल्म कर रहे हैं जिसका बदला मैंने आज लेकर ही रहना है। वो फिर गन पॉइंट पर मार्बल को शर्ट के अंदर जाने का कहता है। अंदर जाने से पहले मार्बल की नजर कटे हुए हाथ पर पड़ती है। अब उसे देखकर वो डर तो गया था लेकिन शर्ट के अंदर तो उसे जाना ही था। वो जैसे अंदर जाता है वेम्पायर उसे खींचकर उस पर हमला कर देता है। इस वजह से स्टैन अपने दोस्त पर काफी गुस्सा करने लगता है कि तुमने क्या किया, एक बेकसूर की जान ले ली। बेशक वो मासूम नहीं है पर उसने इतना बड़ा भी गुनाह नहीं किया था कि उसे मार ही डाला जाए। अब उनकी हाथापाई में वो स्टैन को गन से मारकर बेहोश कर देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने रॉक्सी को पाता है। कटे हुए हाथ को देखकर रॉक्सी के जहन में भी कई सारे सवाल उठते हैं। फिर उसके किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले वो एक हथियार लेकर शर्ट के अंदर जाता है चेक करने के लिए, जहाँ उसे मार्बल की लाश दिखती है जिसे उसके दोस्त ने ही पकड़ा हुआ था, जो काफी डरावना लग रहा था क्योंकि अब वो भी वेम्पायर बन चुका था। स्टैन उसे पूछता है कि वो वेम्पायर जो यहाँ पर था कहाँ गया है। तब उसका दोस्त जवाब देता है कि फिलहाल तो वो चला गया पर तुमसे अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। इसी बीच यहाँ रॉक्सी भी आ जाती है। उसे देखकर जैसे स्टैन का ध्यान भटकता है उसका दोस्त उस पर हमला कर देता है, पर मौका पाकर स्टैन एक लकड़ी उसके जिस्म में घुसाकर बाजू उसका धूप में कर देता है जिससे वो थोड़ा जल गया था। धूप जैसे उसके पूरे जिस्म पर पड़ती है वो जलने लगा था और दूर जाके गिरता है। स्टैन को लगता है कि शायद वो मर गया होगा, इसलिए बाहर आकर वो रॉक्सी को संभालता है। उसके पीछे पीछे स्टैन का दोस्त भी आ गया था क्योंकि ये सब करके उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन इसके लिए अब काफी देर हो चुकी थी। वो जलने लगता है इसलिए स्टैन उस पर कपड़ा डाल देता है ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन तब तक वो अपना दम तोड़ चुका था क्योंकि काफी जल गया था। अब ये मसला तो हल हो गया था पर असली मसला अभी बाकी था और वो था पहला वेम्पायर। उसका सामना करने के लिए दोनों ने पूरी तैयारी कर ली थी जो कर सकते थे, जैसे कि पूरे घर को अच्छे से सील कर देते हैं, बहुत सारी नोकदार लकड़ियाँ बना ली थी, साथ ही दोनों गाड़ियों को भी छुपा दिया था ताकि किसी को शक न हो। अब जैसे ही रात होती है ये दोनों उसका खात्मा करने के लिए तैयार बैठे थे कि तभी दरवाजे पर मार्बल के दोनों दोस्त आ जाते हैं। अब इस तरह से उनका प्लान खराब हो गया। हालांकि ये दोनों उन्हें समझाते भी हैं कि निकल जाओ यहाँ से, पर वो उनकी एक नहीं सुनते और फिर तभी यहाँ वो वेम्पायर आ ही जाता है जिसे मार्बल के एक दोस्त ने देख लिया था। उसका दूसरा दोस्त बात नहीं मान रहा था इसीलिए वो खुद ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, पर वेम्पायर उसे ऊपर खींचकर काफी बुरी मौत देता है क्योंकि उसका सारा ही खून वो निचोड़ चुका था। अब ये देखकर मजबूरन उन्हें दरवाजा खोलकर मार्बल के दूसरे दोस्त को अंदर लाना ही पड़ता है, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर का दरवाजा बंद करना रॉक्सी भूल गई थी और अब वेम्पायर ऊपर आकर वहाँ घूमने लगता है। ये तीनों प्लान बनाते हैं कि हमें ऊपर जाकर उसे खत्म कर देते हैं। अपने अपने हथियार लेकर ये ऊपर आते हैं और वेम्पायर को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि तभी मार्बल के उस दोस्त के सामने उसका दूसरा दोस्त आ गया था जो अब खुद भी वेम्पायर था। वो अपने इस दोस्त पर हमला करके इसे भी वेम्पायर बना देता है। रॉक्सी कमरे में जाकर तस्वीरें देखने लग जाती है। पीछे से मार्बल का वेम्पायर दोस्त आकर उसे पकड़ लेता है। उसकी आवाज सुनकर स्टैन जैसे ही जाता है तो बीच में मार्बल के दोनों वेम्पायर दोस्त आ गए थे, तो वो जल्दी से एक कमरे में जाकर उसे लॉक कर लेता है और गन लोड करने लग गया था ताकि उनके सर उड़ा सके। इसी बीच मार्बल के दोनों वेम्पायर दोस्त भी जबरदस्ती अंदर घुस रही थी, जिस चीज का फायदा उठाकर स्टैन एक ही गोली से दोनों को ढेर कर देता है क्योंकि गोली उसने पहले वाले के मुंह में मारी थी जो आर पार होकर पिछले वाले के सीने में जाकर लगती है। इस तरह से एक का सर फटकर जिस्म से अलग हुआ था जबकि दूसरे का दिल। उधर वेम्पायर जैसे रॉक्सी को काटने वाला होता है कि तभी यहाँ स्टैन आ जाता है जिसने वेम्पायर पर गन तानी हुई थी, पर वो इतना तेज था कि एक ही झटके में स्टैन के पास आकर गन उसे छीनता है और दूर फेंक देता है। तब स्टैन एक कुल्हाड़ी उठाकर उसके कंधे पर दे मारता है, पर इससे भी वेम्पायर को ज्यादा कुछ नहीं होता। वो स्टैन पर भारी पड़ के उसे मार ही रहा था कि बीच में रॉक्सी आकर उस पर गन तान देती है। उसे देखकर वेम्पायर स्टैन को पीछे फेंक देता है और रॉक्सी की तरफ बढ़ने लगता है, तो वो गोली उस पर चिल्लाती भी है लेकिन कुछ नहीं होता। उसे बचाने के लिए स्टैन एक चाकू वेम्पायर की तरफ फेंकता तो है पर वो आकर रॉक्सी को ही लग जाता है क्योंकि वेम्पायर पीछे हट गया था। वो अब दोबारा से स्टैन को पकड़ लेता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी रॉक्सी कुल्हाड़ी लेकर उसका सर जिस्म से अलग कर देती है जिससे अब जाकर इस शैतान की मौत हुई है। जिसके बाद इस पूरे ही शर्ट को जला देते हैं। सारे वेम्पायर्स की लाशों को इसके अंदर रखकर वो दोनों बहुत खुश थे। कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।